बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे बिहार तथा बंगाल के राजवंशों के बारे में। पिछले कुछ क्लासों से हमारा पूर्व मध्यकाल चल रहा है, जिसमें हम जो छूटे हुए राजवंश थे प्राचीन भारत में उन पर हम ध्यान दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को चैप्टर थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत। बिहार और बंगाल के राजवंश के बाद एक कश्मीर का राजवंश है, उसके बाद में हम लोग अरब आक्रमण देखेंगे, अरब और तुर्क आक्रमण देखेंगे। तो वहाँ पर से आप लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट फिर से चालू हो जाएगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार तथा बंगाल के राजवंश। ठीक है, तो बिहार और बंगाल के राजवंशों में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से राजवंश थे। तो बिहार तथा बंगाल के राजवंश में मोटे तौर पर हमें दो राजवंशों को देखना है, एक पाल वंश और दूसरा सेन वंश। इसमें से संस्थापक और राजधानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बंगाल में जो पाल वंश का संस्थापक था ये थे गोपाल, और इनकी राजधानी मुंगेर थी जो बिहार में स्थित है। दूसरा वंश था सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, और इसकी राजधानी नादिया थी। नादिया जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यही नादिया थी। तो इस प्रकार जो है ये हम लोगों को आज के क्लास में मुख्य रूप से पाल वंश और सेन वंश पर विचार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश की जो उत्पत्ति हुई इसे सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक था जिसने पूरे आर्यावर्त पर शासन किया, ये था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा भारत जो है ये अराजक दशा से गुजर रहा था। कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। अनेक छोटे छोटे वंश उत्पन्न हो चुके थे जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बंगाल में शशांक नाम का एक शासक था जो शासन कर रहा था। काफ़ी हद तक शशांक ने स्थायित्व लाने का प्रयास किया, लेकिन जब शशांक की भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। ऐसे समय में बंगाल में जो प्रबुद्ध जन थे इन्होंने एक सभा का गठन किया, और एक सभा के द्वारा एक योग्य व्यक्ति गोपाल के रूप में एक व्यक्ति का चयन किया गया बंगाल का शासन चलाने के लिए। चूँकि इनके नाम के अंत में पाल है और इसके बाद के भी जो शासक हुए इनके नामों के अंत में पाल है, इसीलिए इस वंश को पाल वंश कहा जाता है। यानी पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल है, इस गोपाल का चयन जनता की एक सभा के द्वारा किया गया था। यानी पाल वंश के संस्थापक हो गए गोपाल। राजधानी इनकी थी मुंगेर जो बिहार में स्थित है। और गोपाल के बारे में एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो ये हो गया गोपाल के बारे में महत्वपूर्ण बातें। गोपाल के बाद जो शासक बने ये थे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल और मदनपाल। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है ये है धर्मपाल, जिन्होंने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाया था। तो आइए देखते हैं धर्मपाल को हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्मपाल जो है ये इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, धर्मपाल याद रखिएगा कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, बिहार में एक नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था और एक विक्रमशिला। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में हुई थी प्राचीन भारत में। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है इसके संस्थापक जो हैं ये धर्मपाल हैं। ठीक है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित विश्वविद्यालय था। ठीक है, जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से संबंधित था, उसी तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो ये महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, इसके अलावा धर्मपाल ने एक सोमपुरा महाविहार का भी निर्माण करवाया था। यानी धर्मपाल में दो चीज़ें देखनी है, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक सोमपुरा महाविहार का निर्माण। ठीक है, अब ये जो धर्मपाल का काल था विशेष करके इस काल में कांस्य प्रतिमा के निर्माण की कला विकसित हुई। पूरे पाल काल में ही तो कला का विकास हुआ। कांस्य प्रतिमा, कांस्य की मूर्ति बनाने की प्रथा चली, लेकिन विशेष करके धर्मपाल के काल में ये कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, दक्षिण भारत में अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत में चोलों के समय में कांस्य की प्रतिमा बहुतायत से बन रही थी, जिसमें नटराज की कांस्य प्रतिमा महत्वपूर्ण थी, जो मैंने पिछले कुछ क्लासों में आपको बताया है।
और अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो इस साइड में पालों के काल में कांसे की मूर्तियां काफ़ी संख्या में बनी और धर्मपाल का काल इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। धर्मपाल के दो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिनके बारे में पूछा जाता है, एक का नाम है धीमन और एक है विठपाल। अगर आपको पूछे ये धीमन और विठपाल जो है ये किन के मूर्तिकार थे, तो ये थे धर्मपाल के मूर्तिकार। ठीक है, धर्मपाल के कंटेम्पररी यानी समकालीन बौद्ध विद्वान थे आतिश दीपंकर और शांत रक्षित, ये दोनों धर्मपाल के समकालीन थे। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद धर्मपाल जो है इसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष था इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, थोड़ा सा समरी आपको कर देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ। कन्नौज जो है इसको अधिकार में लेने के लिए भारत की 3 शक्तियों के बीच में संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष को प्रारंभ किया था पश्चिम की ओर से प्रतिहारों ने। प्रतिहारों के शासक वत्सराज ने सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किया, उसके बाद पाल शासक धर्मपाल ने किया, यानी कन्नौज के लिए बंगाल से जिस पाल शासक ने भाग लिया था वो था धर्मपाल, और दक्षिण से एक शासक ने हमला किया था जिसका नाम था ध्रुव। ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ये दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले प्रथम शासक थे। तो तीनों शासकों का अपना अपना महत्व है। इसने संघर्ष शुरू किया था, बंगाल से इसने भाग लिया था और दक्षिण से इसने भाग लिया था, और अंततः कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी जो होते हैं ये भी प्रतिहार होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक बार आया तो हमने चर्चा इसकी कर दी। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगले जो शासक थे इसका नाम था देवपाल। ठीक है, तो देवपाल जो थे ये भी पाल वंश के शासक थे। इनके काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। सुवर्णद्वीप यानी जावा के एक शासक थे जिसका नाम था बलदेव पुत्र। ठीक है, बलदेव पुत्र बौद्ध धर्म को मानते थे और ये शैलेंद्र वंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने बौद्ध विहार नालंदा में ये बौद्ध विहार का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने देवपाल से अनुमति मांगी थी और देवपाल ने नालंदा में इनको विहार निर्माण के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो इनके बारे में ये महत्वपूर्ण है। यानी क्या हुआ, तो देवपाल के काल में जावा के शासक बलदेव पुत्र ने जो शैलेंद्र वंश का था, इन्होंने नालंदा में एक विहार निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी और देवपाल ने उनको 5 ग्राम दान में दिए थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में। इसके बाद आते हैं अगले शासक जिनका नाम है महीपाल। ठीक है, तो महीपाल के काल की महत्वपूर्ण घटना यह है कि महीपाल के शासनकाल में चोलों का एक शासक था राजेंद्र प्रथम, जिसने बंगाल पर आक्रमण किया था और महीपाल को पराजित किया था। और महीपाल को पराजित करने के बाद इस राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी और यहाँ से गंगा जल ले जा करके गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बसाया था। ये हमने चोलों में पढ़ लिया है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वाला तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, महीपाल के बाद पालों का पतन जो है ये प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विद्रोह शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे करके पालों का शासन जो है ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं रामपाल। रामपाल के काल में कैवर्त जाति के लोगों ने विद्रोह किया था और रामपाल ने इस विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया था। विद्रोह का जो है ये दमन चक्र चला करके विद्रोह को दबा दिया था। एक विद्वान थे जिनका नाम है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखा है रामचरित। ठीक है, ये कई बार पूछा है रामचरित किसने लिखा, तो संध्याकर नंदी ने लिखा। और इस रामचरित पुस्तक का नायक कौन था, तो इस रामचरित पुस्तक का नायक जो था ये आपका पाल वंशी शासक रामपाल था। ठीक है, इसमें वही कैवर्तों के दमन के का जो इन्होंने बहादुरी से किया उसका गुणगान किया गया है। ठीक है, अपने शासनकाल के अंतिम समय में ये जो है काफ़ी क्षुब्ध हो गया था और इसने गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यानी पाल शासक रामपाल ने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक आता है जिसका नाम होता है मदनपाल। ठीक है, मदनपाल इस वंश का अंतिम शासक होगा और इसी के शासनकाल में सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन ने हमला किया और मदनपाल को पराजित करके बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। यानी मदनपाल के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हो जाती है। तो अब हम लोग चलेंगे सेन वंश में। ठीक है, वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और व्यू बढ़ेंगे तो मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है,
लेकिन पहले आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए और वीडियो को और लोगों तक फैलाने में मदद कीजिए। तो आइए देखते हैं सेन वंश। सेन वंश के जो संस्थापक थे ये थे सामंत सेन। अभी हमने देखा सामंत सेन ने मदन पाल को हरा दिया, ठीक है, ये मदन पाल को हरा दिया और सेन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी जो है ये थी नादिया। पालों की राजधानी मुंगेर थी, इनकी राजधानी है नादिया। अब इस वंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कथन ये है कि अभी तक प्राचीन भारत से लेकर में जितने भी हमने राजवंश देखे हैं सभी अपने अभिलेख जो है ये संस्कृत या अन्य भाषाओं में खुदवाते आए थे, पाली, प्राकृत, संस्कृत, ठीक है। लेकिन यह पहला वंश है, यानी सेन वंश ऐसा पहला राजवंश है इतिहास में जिसने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में खुदवाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भारत का पहला राजवंश कौन था जिसने अपने अभिलेख हिंदी भाषा में खुदवाए? तो ये वंश जो था ये था सेन वंश, ठीक है। अब इस वंश के प्रमुख शासकों में एक थे बल्लाल सेन और एक थे लक्ष्मण सेन। तो सबसे पहले बल्लाल सेन को देख लेते हैं, फिर लक्ष्मण सेन की बात करेंगे। ये जो बल्लाल सेन है, बल्लाल सेन ने बंगाल में कुलीन प्रथा या कुलानिज्म प्रथा की शुरुआत की, यानी प्रशासन के उच्च पद जो है ये कुलीन लोगों यानी श्रेष्ठ ऊंची जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया। ये काम किया था बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन की दो पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक का नाम है दान सागर और एक है अद्भुत सागर। ये दोनों पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बल्लाल सेन की पुस्तकें दान सागर और अद्भुत सागर को आपको याद रखना है। अब आते हैं अंतिम शासक जिसका नाम है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन एक बहुत ही महान शासक था। इनके दरबारी कवियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके दरबारी कवि में पहले कवि का नाम था जयदेव, जिसने प्रमुख पुस्तक लिखी गीत गोविंद। ये गीत गोविंद बहुत बार पूछा गया है। गीत गोविंद किसने लिखा? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। और ये जयदेव कौन थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। अगले दरबारी का नाम था धोई। धोई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पवन दूत। और तीसरे विद्वान थे जिसका नाम था हलाई युद्ध, और हलाई युद्ध की पुस्तक है ब्राह्मण सर्वस्व। और ये जो लक्ष्मण सेन के ये प्रधान न्यायाधीश भी थे, ठीक है, यानी कि हलाई युद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश थे। अब लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इसके काल में तुर्कों का आक्रमण होगा और पूरे बंगाल का विनाश होगा। तो इस ज्योतिष की भविष्यवाणी से ये डर डर के ही जी रहा था। और इसी के समय में, ठीक है, इसी के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के दो सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र को जीत रहा था और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार को जीतने के लिए गौरी ने भेजा था। तो बख्तियार खिलजी जब बिहार को ध्वस्त करते हुए बंगाल की तरफ बढ़ा तो ये इतनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ा कि मात्र 5 सैनिकों के साथ बख्तियार खिलजी बंगाल पहुंचा था और बाकी सेना पीछे छूट गई थी। तो ये बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि ये सौदागरों का वेश बनाकर अपने 5 साथियों के साथ शहर में घूमने लगा। और पीछे से जब बाकी सेना आ गई तो इन्होंने अचानक से शहर पर हमला कर दिया। और ये जो लक्ष्मण सेन थे इन्हें खाली पैर जो है वहाँ से भागना पड़ा था, ठीक है। तो ये इतने कहानी सुनाने का पीछे ये मकसद ये है कि आप इसे याद रखिएगा कि ये जो लक्ष्मण सेन था ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक है, क्योंकि इसी के समय बख्तियार खिलजी का हमला हुआ और बंगाल पर तुर्क आक्रमणकारियों यानी मुस्लिमों का कब्जा हो गया। और यहाँ से लेकर के आज़ादी तक बंगाल जो है ये इस्लामिक शासन के अधीन ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आज़ादी तक नहीं, मतलब 1857 तक, और उसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का और फिर ब्रिटिश राज्य का जो है ये शासन स्थापित हो जाता है बंगाल पर। और आज़ादी तक फिर किसी हिंदू का शासन बंगाल पर नहीं होता है। तो ये जो है ये अंतिम हिंदू शासक थे बंगाल के लक्ष्मण सेन। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो याद रखिएगा लक्ष्मण सेन। तो इसी के साथ जो है ये बिहार और बंगाल के राजवंश वाला जो टॉपिक हमने आज उठाया था वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कैमरे की थोड़ी सी परेशानी है इसीलिए मैं PDF फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो बोर्ड में ही बनाता था पहले। अभी कैमरा मेरा ख़राब हो गया है और अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मैं नया कैमरा नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए अभी इसी फॉर्मेट में वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा और जैसे ही स्थिति ठीक होगी मैं कैमरा लेकर फिर पुराने तरीके से वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतनी बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।